नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चक्रवाती तूफान निवार मध्य रात्रि के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों कराईकल और मामल्लपुरम के बीच पहुंच सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी। मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सॉफ्ट पावर विश्व भर में देश की छवि बदल सकती है। गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान निवार आज शाम बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके प्रभाव से चेन्नई और इसके आसपास उपनगरों तथा तमिलनाडु के कई अन्य जिलों में लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। ये मध्य रात्रि के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों कराईकल और मामल्लपुरम के बीच पहुंच सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 6 घंटों के दौरान तूफान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अभी ये पुडुचेरी के दक्षिण पूर्व में 120 किलोमीटर और कोडालेर के पूर्व दक्षिण पूर्व में लगभग 110 किलोमीटर और चेन्नई के 214 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित है। अगले 6 घंटे में इसके और भी भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तेज होने की आशंका है। आज आधी रात के करीब ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर कराईकल और मामल्लपुरम पहुंच सकता है। आज आधी रात के बाद या कल तड़के ये बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलकर पुडुचेरी के आसपास पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। उत्तरी चेन्नई में पिछले 24 घंटे में अधिकतम 16 सेंटीमीटर बारिश हुई। खराब मौसम के कारण मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो वाटर और सभी जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अलग अलग नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। राज्य पुलिस ने बचाव और राहत कार्यों में समन्वय के लिए जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेन्नई में एक आपात नियंत्रण कक्ष का संचालन कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 13 जिलों में कल अवकाश की घोषणा की है। आज भी राज्य में अवकाश रहा। चेन्नई में मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर बालाचंद्रन ने बताया कि यह चक्रवात यहां पहुंचने के 6 घंटे के बाद कमजोर पड़ने लगेगा और इसका क्षेत्र में प्रभाव 15 घंटे तक महसूस किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात निवार से बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। उन्होंने विशेष बातचीत में कहा कि तूफान से भारी वर्षा, तेज हवाएं और समुद्री लहरों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। साइक्लोन निवार मध्य रात को और अर्ली आवर्स के टाइम ये तट को पार करेगा। जब ये तट को पार करेगा ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका विंड स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हेवी रेनफॉल का इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे साइक्लोन तट के आसपास होगा और कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है नॉर्थ तमिलनाडु एरिया पे। इसके साथ साथ जो साउथ आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और स्पेशली नेल्लोर और
चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। 26 तारीख को ये रेनफॉल बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे लैंडफॉल होने के बाद अंदर जाएगा साइक्लोन, इसलिए 26 तारीख को रेनफॉल बहुत सारा डिक्रीज हो जाएगा तमिलनाडु में, मगर आंध्र प्रदेश में ज्यादा रेनफॉल 26 तारीख को होगा। श्री महापात्र ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर हर 3 घंटे में चेतावनी जारी की जा रही है। एनडीआरएफ में डिप्टी कमांडेंट राकेश रंजन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर तटीय इलाकों में लोगों को तेजी से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए एनडीआरएफ की 25 टीमों को लगाया गया है, जिनमें से 15 तमिलनाडु में, 4 पुद्दुचेरी में और 6 आंध्र प्रदेश में तैनात हैं। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां चक्रवात निवार की दिशा और स्वरूप पर नजर रख रही हैं। सभी टीमें वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एवं सामंजस्य में कार्य कर रही हैं, जिसमें कोविड-19 के संबंध में जानकारी, साइक्लोन इसमें क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जानकारी देना और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। साथ में एनडीआरएफ ने यह भी वहां के लोगों के बीच में सूचना फैलाई है कि हमारी टीमें मौजूद हैं और जब तक स्थिति सामान्य न रहेगी उनकी सहायता में हमारी टीमें उपलब्ध हैं। चेन्नई में आकाशवाणी की समाचार इकाई भीषण चक्रवाती तूफान निवार को देखते हुए विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रही है। 5-5 मिनट के ये बुलेटिन हर आधे घंटे में प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विशेष बुलेटिन आज शाम 5 बजे से शुरू किए गए और कल सुबह 6 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। इन समाचार बुलेटिन को एफएम रेनबो और प्राइम चैनल से प्रसारित किया जा रहा है। तमिलनाडु में तूफान के कारण अधिकतर इलाकों में बिजली गुल हो जाने की आशंका और रेडियो समाचारों की विश्वसनीयता का प्रमुख स्रोत होने के कारण रेडियो समाचार कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सुने जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ द्वारा प्रायोजित ऋण प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। एनआईआईएफ निधि 2 कंपनियों असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड से मिलकर बनी है। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के तहत 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जिन 12 उपायों की घोषणा की थी, ये उनमें से एक है। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म अगले 5 वर्ष में अवसंरचना क्षेत्र को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। पहले तो 6,000 करोड़ सरकार देगी, 7,000 करोड़ रुपए ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो खुद इक्विटी के रूप में लोगों से लाएगी और फिर बॉन्ड मार्केट टैप करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए वहां से आएंगे और ये 1,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में तैयार होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाएंगे। मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय की योजना को भी मंजूरी दी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे बैंक के खातेदारों पर अपनी जमा राशि की निकासी पर लगी पाबंदी दूर हो जाएगी। डिपॉजिटर को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैंक में दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छे बैंक में जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका कैपिटल एडेक्वेसी अच्छी है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस है, ऐसे बैंक के साथ उनका अमालगमेशन जो हो रहा है उससे सारे 20 लाख डिपॉजिटर्स को सुरक्षा मिलेगी। अब उनको दौड़ के अपना पैसा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निकालना कुछ चाहता है वो कभी भी निकाल सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विलय की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने और लक्ष्मी विलास बैंक की समस्या के समाधान से बैंकिंग प्रणाली में सुधार होगा और बैंक के खातेदारों तथा वित्तीय प्रणाली दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक और खातेदार 27 नवंबर से डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के ग्राहक के रूप में अपने खातों में लेनदेन कर सकेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक से लेनदेन पर लगी रोक उसी दिन से समाप्त हो जाएगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने मेसर्स ईटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में मेसर्स ईटीसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,480 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास के साथ साथ नवाचार में भी प्रगति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग कर विश्व भर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ़ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है।
प्रधानमंत्री ने ये बात आज शाम लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए कही। भारत की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि मजबूत करने में बहुत सहायक है। हमने देखा है पूरी दुनिया में योग की ताकत क्या है। कोई योग कहता होगा, कोई योगा कहता होगा, लेकिन पूरे विश्व को योग को अपना एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केंद्र भी हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र भर नहीं होती, ये ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों को साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि होती है, प्रेरणा भूमि होती है। यह हमारे कैरेक्टर के निर्माण का, हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। कोरोना के समय में भी यहाँ के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने अनेक प्रकार के समाधान समाज को दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है और शासन के मामले में भी ये बात लागू होती है। रायबरेली स्थित रेल डिब्बा कारखाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस कारखाने की क्षमता का सही इस्तेमाल करते हुए कुछ ही महीनों में इसमें रेल डिब्बे बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये कारखाना रेल डिब्बों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छा शक्ति से स्थितियों को किस तरह बदला जा सकता है, इसकी मिसाल देश में यूरिया उत्पादन में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यूरिया का उत्पादन पहले भी किया जा रहा था, लेकिन नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से किसानों को इसका पूरा फायदा मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में बंद पड़े कई कारखानों को टेक्नोलॉजी की मदद से फिर शुरू करना चाहती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को अपना ध्यान अनुसंधान, ब्रांड के रूप में अपनी छवि निखारने और अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने पर केंद्रित करना चाहिए। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि जिन जिलों तक आपका शैक्षणिक दायरा है, वहाँ की लोकल विधाओं, वहाँ के लोकल उत्पादों से जुड़े कोर्सेज, उसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट, उसकी हर बारीकी से एनालिसिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। वहाँ उन उत्पादकों की प्रोडक्ट्स लेकर उनमें वैल्यूएशन के लिए आधुनिक समाधानों, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी हमारी यूनिवर्सिटी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से नई शिक्षा नीति पर बहस करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थी अंतर मंथन के लिए समय निकालें और अपने बारे में चिंतन करें। 1947 से लेकर के 2047 आजादी के 100 साल आएंगे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आग्रह करूंगा, इसके नीति निर्धारकों से आग्रह करूंगा कि मंथन कीजिए और 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ होगी, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आने वाले 25 साल में देश को क्या दिया होगा, देश की कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी नेतृत्व करेगी। बड़े संकल्प के साथ, नए हौसले के साथ जब आज शताब्दी मना रहे हैं, तो बीते हुए दिनों की गाथाएं आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए और तेज गति से आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलनी चाहिए। श्री मोदी ने इसी सिलसिले में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र और जाने माने कवि प्रदीप की कविता की कुछ पंक्तियों का भी उल्लेख किया। कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन के तराजू पर तोलो।
श्री मोदी ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण किया और भारतीय डाक विभाग का विशेष स्मारक डाक टिकट तथा प्रथम दिवस आवरण जारी किया। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार ने बताया कि शताब्दी वर्ष के दौरान कई पहल की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान दिवस के अवसर पर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडिया एट 75 पर राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी बैठक में शामिल हुए। विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश की इच्छुक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित तीसरी री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में इस क्षेत्र में $64 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ है। Our national determined target was that by 2030, 40% of our installed capacity will come from renewables. Renewables meaning wind, solar, hydro. Today, we are one of the fastest growing countries insofar as renewable energy capacity is concerned. If you take the renewable energy capacity which has been installed and which is under installation, it comes to about 1,90,000. Now, which is near about 60% of our total installed capacity, which is 372,000 megawatts. So we have not only achieved the goal which we had set for ourselves to be achieved by 2030. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चक्रवाती तूफान निवार मध्यरात्रि के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों कराईकल और मामल्लपुरम के बीच पहुंच सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी। मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सॉफ्ट पावर विश्व भर में देश की छवि बदल सकती है। गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए।
गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। संबंधित जिला अधिकारियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी। ये सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा, आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी दल आवासीय इलाकों में कड़ी निगरानी रखेंगे। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है। हाल के दिनों में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि महामारी पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी सावधानी और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन किया जाए। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन प्रतिदिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में लगभग 44,000 नए मरीज सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की औसत बेहतर होकर 93.72% हो गई है। देश में इस समय संक्रमण के 4,44,746 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल मरीजों का केवल 4.82% है। इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.46% है। पिछले 24 घंटों में 481 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड की लगभग 11,60,000 जांच की जा चुकी हैं। अब तक लगभग 13,49,00,000 जांच हो चुकी हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संख्या चरणबद्ध ढंग से बढ़ा दी है। देश में इस समय जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से ये कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौलाना कल्बे सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलाना ने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश में राजमार्ग की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत राज्य में 505 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य में बेहतर संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ये कानून 6 महीने तक लागू रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रेल, हवाई यातायात, डाक और तार विभाग सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस अधिनियम के तहत सरकारी विभागों, निगमों और विकास प्राधिकरणों में भी हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले इसी साल 22 मई को सरकार ने 6 महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा लागू किया था, जिसकी मियाद खत्म हो गई थी। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार सार्वजनिक हित में इसे जरूरी और अत्यावश्यक मानती है। राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है और इस निर्णय को ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को आज नया अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी ने नए अध्यक्ष के चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि विजय कुमार सिन्हा को 126 मत मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। जम्मू कश्मीर में समन्वित बाल विकास सेवा आईसीडीएस ने आज श्रीनगर में एक दिवसीय पोषण अभियान क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के समाज कल्याण विभाग में प्रधान सचिव ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए प्रत्येक नागरिक को एनीमिया यानी खून की कमी और इससे जुड़ी बीमारियों तथा विकारों से बचाना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और देश में संविधान को अपनाए जाने का स्मरण कराता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण का एक अंश प्रस्तुत कर रहा है। It is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. 71वें संविधान दिवस के अवसर पर कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 4 विशेष फिल्में प्रसारित करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। बार्कले ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पीछे छोड़कर ये पद हासिल किया। निर्यात के लिए विशेष रूप से तैयार की गई दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली मालगाड़ी कल कर्नाटक के हुसूर स्टेशन से बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। 25 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी पर 100 हल्के वाणिज्यिक वाहन लादे गए हैं। ये मालगाड़ी 2121 किलोमीटर की दूरी पूरी कर बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान दक्षिण पश्चिम रेलवे नेपाल स्थित नौतनवा के लिए भी 2 निर्यात मालगाड़ियां रवाना कर चुका है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी की खबर है, जबकि मैदानी इलाकों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। खबरों के अनुसार सीमावर्ती करनाह को कुपवाड़ा से जोड़ने वाले साधना दर्रे में 4 फुट बर्फ जमा हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान निवार मध्यरात्रि के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों कराईकल और मामल्लपुरम के बीच पहुंच सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी।
मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सॉफ्ट पावर विश्व भर में देश की छवि बदल सकती है। गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।